अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ अनीला ज़का मौजूद हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ यकीनन वो पिछले 2-3 दिन से ज़ेरे बहस है। जी हाँ, यूनान में जो कश्ती उलटने का वाक़या है जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, कई लोग अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए, कुछ लोगों की तो लाशें ताहाल न मिल सकी। हम इस पे पहले भी कई बार प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से बता चुकी और मैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से भी बहुत सारे लोगों को आगाह करती रही। इस पर बहुत सारे जो हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में फ़िल्में और ड्रामे भी बनाए गए कि खुदारा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जो एजेंट हैं, खुदारा इनके हत्थे मत चढ़िए। बाहर जाने का शौक़ है तो लीगल तरीके से जाइए, इल्लीगल तरीके से डंकी लगाकर बाहर जाना सिर्फ ख़तरा मोल लेने के मुतरादिफ है। इसमें 100 में से चंद एक कह लें कि शायद 10% या 20% लोग कामयाब होते हैं जो कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो या तो सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते, मौसमी तग़य्युरात का मुकाबला नहीं कर सकते, जंगलों, पहाड़ों और इन पथरीले रास्तों में पैदल सफ़र करते हुए उनकी जान चली जाती है। गर्मी शिद्दत की होती है, कई कई दिन रास्ते में पीने का पानी नहीं मिलता। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो आगे जाके होती हैं। उससे पहले जब वो डंकी लगाना यानी इल्लीगल तरीके से बाहर जाने का फ़ैसला करते हैं तो जो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट्स हैं वो उनको पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उन्हें बलूचिस्तान के रास्ते यानी कोयटा के रास्ते उनको ईरान तफ्तान बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। और ये कोई कोस्टल हाईवे से नहीं पहुंचाया जाता, ये किसी सड़क से नहीं पहुंचाया जाता, ये वो खुश्क पथरीले पहाड़ होते हैं जिनके बीच में से कई कई दिन पैदल चलने के बाद उनको ईरान तक पहुँचाया जाता है, जहाँ से वो ईरान के अंदर दाखिल होते हैं। और अगर इस दौरान, क्योंकि कोयटा में हालात जैसे ख़राब हैं, BLF का राज है, दहशतगर्दों का राज है और हमारी आर्मी बहुत दिलेरी से उनके साथ लड़ रही है ताकि हमारे बलूचिस्तान को महफूज किया जा सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां हमारी आर्म्ड फोर्सेस खुद निशाना बन जाती हैं। ऐसे इलाकों में जब ये डंकी लगाने वाले पहुंचते हैं और अगर ये किसी दहशतगर्द के हत्थे चढ़ जाते हैं तो वो इन्हें पाकिस्तान का बॉर्डर पार करने से पहले ही गोलियों से छलनी कर देते हैं और इनकी लाशों की शनाख्त भी नहीं होती। घर वाले कहते हैं डंकी लगाकर चले गए हैं, न जाने उस मुल्क पहुंचेंगे तो राब्ता करेंगे, लेकिन ये वो जानते नहीं कि वो पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और अगर कुछ लोग इन लोगों से बच जाते हैं और वो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो पहले तो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनते हैं, और अगर वो उन गोलियों से बच जाते हैं और ईरान में दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ से आगे उनको जो एजेंट है वो $2500 लेकर उनको तुर्की तक पहुंचा देता है। वो $2500 आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितनी रकम बनती है। वो $2500 आप यहाँ पर स्पेंड करके अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी बेहतर ले सकते हैं, लेकिन नहीं, चूँकि हमारे नौजवानों के सर पे एक भूत सवार है, फैमिलीज़ के सर पे भूत सवार है कि उन्होंने बाहर के मुल्क जाना है। वो $2500 उस एजेंट को देते हैं और वहाँ से वो उनको तुर्की तक पहुँचा देता है। अब ईरान से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हुए बहुत सारे लोग कुर्दों के हाथ भी चढ़ते हैं, क्योंकि ज़मीनी रास्ता इख्तियार किया जाता है, समुद्री हुदूद इस्तेमाल की जाती है और वहाँ से बहुत सारे ऐसे इंसानी स्मगलर हैं जो कि वहाँ से उन लोगों को अगवा कर लेते हैं और फिर उनके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स निकाल कर उनका सौदा कर दिया जाता है। घर वाले यही सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं शायद महीने के बाद हमारा प्यारा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच हमें राब्ता करेगा। और बहुत सारे प्यारे ज़िंदगी में कभी मंजिल मकसूद तक ना पहुँच पाते हैं और ना ही वो अपने प्यारों से कभी राब्ता कर पाते हैं और ना ही उनके प्यारों को उनकी डेड बॉडी कभी रिसीव हो पाती है। फिर आगे चलते हैं, तुर्की से आगे निकलने में जो लोग कामयाब हो जाते हैं और वहाँ की फोर्सेस की गोलियों के निशाने से बच जाते हैं या वहाँ पर जो लोग डिपोर्ट होने से बच जाते हैं, वो जब अपनी मंजिल आगे की तरफ जारी रखते हैं तो फिर वो जंगलों में से गुजरते हैं। उन जंगलों में विजिलेंस होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिस भी मुल्क की वो हदूद होती है वहाँ पर उन पर कई बार गोलियों की बौछार की जाती है। अगर नहीं की जाती तो वहाँ उन जंगलों में उन्हें कई कई दिन पैदल चलना पड़ता है, पानियों में से गुजरना पड़ता है, कई बर्फीले रास्ते आते हैं। मौसमी तग़य्युरात की बात जैसे मैंने पहले की, कहीं सवानेज़े पे सूरज होता है और ना कुछ खाने का होता है, ना कुछ पहनने का होता है, ना कुछ पीने का होता है और वो लोग हारी बीमारी तकलीफ़ में पैदल कई कई दिन सफ़र करते हैं और ऐसे में कई बार उन्हें जंगली जो जानवर हैं वो भी चीर फाड़ देते हैं, कईयों को जहरीले सांप डस जाते हैं, बिच्छू काट जाते हैं और वो तड़प तड़प कर उसी जंगल में अपनी जान दे देते हैं। उसमें से जो चंद एक लोग बच के निकलने में कामयाब होते हैं वो आगे जब चलते जाते हैं तो उस वक्त वहाँ पर उनके साथ जो वाक़यात रूनुमा होते हैं वो समुद्री हुदूद का वाक़या तो हमारे नाज़रीन की नज़रों के सामने है कि यूनान में जब वो दाखिल होते हैं जहाँ वहाँ से हज़ारों डॉलर एजेंट लेता है, वहाँ पर आकर भी एक बहुत बड़ा मौमा है जो हमारे नाज़रीन के शायद अभी तक नज़रों से या उनके कानों से या जो हमारे नौजवान बाहर के मुल्क का सफ़र करते हैं उनकी नज़र उनके जहनों में शायद अभी ये बात नहीं पहुँची उनके जहनों तक कि एजेंट्स
की जो ख्वारी का शिकार होते हैं एजेंट्स, वालिदैन यहाँ से 40-40 लाख रुपया पाकिस्तानी एजेंट्स को देते हैं ताकि उनका बेटा बाहर के मुल्क चला जाए, और एजेंट्स बाज़ुकात आगे पैसा डिलीवर ही नहीं करते और यहाँ से पैसा लेके पाकिस्तान से रफू चक्कर हो जाते हैं। और जब अगले एजेंट्स को यूनान में या तुर्की में पैसा नहीं मिलता तो वो नौजवानों के साथ वो बर्बरियत ढाते हैं जो ना ढाने की हो। उनको बेदर्दी से मारा जाता है, उनको ज़दोकोफ किया जाता है और उनसे पैसे मंगवाने का मुतालिबा किया जाता है बार बार। और किसी न किसी तरीके से वो अपने घर वालों को जब रब्ता करते हैं, कामयाब होते हैं, अगर घर वाले पैसा दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो वहाँ के जो सफाक एजेंट होते हैं जो कि गैर मुल्की होते हैं वो उनको मारकर उसी समुंदर में फेंक देते हैं या उसी जंगल में फेंक देते हैं कि आपके घर से या आपके पीछे एजेंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लिहाजा अब आप आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आगे समुद्री हुदूद का सफ़र स्टार्ट होता है। एक कश्ती जिसमें 2 एजेंट या 3 एजेंट होते हैं, वो उस कश्ती में अमूमन ऐसा ही होता है हर दफ़ा कि जैसे इस दफ़ा हुआ कि कश्ती में ज़रूरत से ज़्यादा लोग बिठा लिए जाते हैं। ख़वातीन और बच्चे जो डंकी लगा के साथ जा रहे होते हैं, पूरी फैमिलीज़ में ज़्यादातर ये पाकिस्तानी और कई दूसरे ममालिक के लोग होते हैं, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें मिस्र है, जिसमें तुर्की के अपने भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें इंडिया है। बहुत सारे लोग जब डंकी लगा कर जा रहे होते हैं तो ये एजेंट उनकी ख़वातीन, बच्चों और ऐसे लोग जिनके पैसे उनको थोड़े लेट मिले होते हैं या उनके साथ कोई खारबाजी हो जाती है सफ़र के दौरान, उनको उस कश्ती के नीचे वाले हिस्से में बंद कर देते हैं। और ऊपर एजेंट जिस मुल्क का होता है वो अपने मुल्क के लोगों को तरजीह देता है कि वो ऊपर की सतह पर बैठ जाएं और ये कश्ती बीच समंदर चलने लग पड़ती है। इस दौरान समुद्री हुदूद में जो फोर्सेस, जिस मुल्क की भी समुद्री हुदूद में ये फिर रहे होते हैं, जैसे यूनान में फिर रहे हैं, तो फोर्सेस जहाँ पर फिर रही होती हैं वो फोर्सेस या तो इन्हें बॉर्डर पार नहीं करने देती, और अगर वो बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो बॉर्डर पार करते ही बहुत पहले ही गहरे समंदर में कश्ती को उल्टा दिया जाता है ताकि लोग जो तैराकी जानते हैं या जिन्होंने सेफ्टी जैकेट्स पहन रखी हैं वो तैर कर आगे पहुँच सकते हैं, हदूद तक तो पहुँच जाएँ, वरना वहीं डूब के मर जाएँ। इस बार जो कश्ती डूबी उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये कश्ती बीच समंदर में ही इसके इंजन ख़राब हो गया और ये कश्ती बंद हो गई। ये कश्ती 3 दिन से लेकर 7 दिन तक बीच समंदर में ही पानी के कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी इंजन स्टार्ट हो कभी बंद हो, और यही सब कुछ चलता रहा। वहाँ पर बहुत सारी कश्तियाँ जो फोर्सेस की थी, जो यूनान फोर्सेस की थी, वो आईं, उन्होंने उनको पानी दिया, मदद का पूछा, लेकिन एजेंट्स को पता था कि अगर वो मदद मांगते हैं तो ये सब लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने मदद लेने से वक्ती तौर पर इनकार कर दिया और फोर्सेस ने भी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मदद करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये कश्ती ख़राब हो जाए और ये बीच समंदर में सरवाइव न कर सके और ये उलट जाए या लोग भूख प्यास से मर जाएं तो अच्छी बात है, एक बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज़ होंगी तो उन ममालिक को पता चलेगा जिनके लोग बहुत ज़्यादा तादाद में डंकी लगाकर हमारे मुल्क की सरहद हर साल उबूर करते हैं। लिहाजा कुछ ऐसा ही हुआ। 7 घंटे तक कश्ती एक मकाम पर जाकर स्टक हो गई। आसपास, जो कि मैप के ज़रिए आपको अभी स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगी कि आसपास फोर्सेस की कश्तियां घूमती रहीं, लेकिन किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की और बिलाखिर वो कश्ती उलट गई और उसमें दर्जनों लोग अभी तक लापता हैं। वो समंदर में कहाँ चले गए हैं किसी का कोई पता नहीं। जो लोग ऊपर वाली सतह पर थे कश्ती के, सिर्फ उनमें से चंद लोगों को बचा लिया गया, जिसमें से शायद 10-12 पाकिस्तानी भी बचे, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त पाकिस्तानियों की लापता है या दुनिया से जा चुकी है। अब आपको बताते चलें कि हर साल पाकिस्तान में रेशो क्या है बाहर के मुल्क डंकी लगा के जाने की। तकरीबन हर साल पाकिस्तान से 20,000 के करीब नौजवान डंकी लगाकर बाहर के मुल्क चले जाते हैं। डंकी लगाकर भेजने वाले वालिदैन से मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि 40 लाख रुपए फ़ी कस अगर आप अपने बच्चे को डंकी लगाकर बाहर भेज देते हैं तो क्या 40 लाख में पाकिस्तान में कोई छोटा सा कारोबार स्टार्ट नहीं हो सकता? लेकिन क्या है कि यहाँ हमारी इज़्ज़त नफ्स का सवाल आ जाता है, अना का मसला बन जाता है कि हम छोटे लेवल पे कारोबार क्यों करें, खा इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमने शरीक बिरादरी को दिखाना है कि हमारा बच्चा बाहर है। और उसके बाद यही होता है जो आज यहाँ पर हुआ। सिर्फ अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो वज़ीराबाद शहर से 6,500 के करीब लोग, नौजवान फैमिलीज़ डंकी लगाकर बाहर गए, जिनमें से बहुत सारे लोग आज तक अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचे। यहाँ पर डंकी लगा के जाने वाले सिर्फ पानी में नहीं डूब के मरते, बर्फीले पहाड़ों में ग्लेशियर्स के नीचे आके नहीं मरते। यहाँ पर डंकी लगा के जाने वालों का एक और भी ज़िंदगी का जो बड़ा ख़तरनाक सा एक हिस्सा आता है, जिसमें वो लोग शाज़ो नादर कुछ लोग बच पाते हैं। और मेरा ख्याल में तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस रास्ते से जाते हुए तो शायद कोई भी नहीं बच सका। एक रास्ता है कंटेनर्स का। जी हाँ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की
कंटेनर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें लेकर जाते हैं, इन कंटेनर्स में भी ये इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट डंकी लगा के जाने वाले नौजवानों को बिठा देते हैं। जब ये कंटेनर सरहद पार करता है तो बहुत हैवी करंट दिया जाता है इन कंटेनर्स को, और वो नौजवान जो इस कंटेनर में मौजूद होते हैं और कई दिनों से कैद होते हैं, उनको भूख प्यास या उनको जो रफ़ा हाजत है उसके लिए भी वो बाहर नहीं निकल सकते। वो अंदर ही पहले ही बहुत ज़्यादा ज़लील हो चुके होते हैं। वो कंटेनर में करंट लगने से जल के भस्म हो जाते हैं और फिर कोयला बनी उनकी डेड बॉडीज़ जो है निकाली जाती हैं। उनके साथ जो सामान होता है वो भी राख बन चुका होता है और फिर उनकी शनाख्त भी नहीं हो पाती कि ये किस मुल्क का कौन सा नौजवान है। और वालिदैन, अहले खाना या उनके बच्चे बीवी सारी ज़िंदगी अपने प्यारे को सिर्फ देखती राह तकती रह जाती है कि आज ये वापस आएगा, आज मुझे मिलेगा। खुदारा ये डंकी लगा के जाना ये कोई सेफ़ तरीका नहीं है। अगर आपको बाहर जाने का इतना शौक़ है तो उस मुल्क का प्रॉपर वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास 40 लाख रुपया मौजूद है तो उस 40 लाख से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाइए और अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, अपना वर्क परमिट लीजिए, अपना स्टडी वीज़ा लीजिए। बहुत सारे और तरीके हैं बाहर जाके बाहर सेटल होने के। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर चंद पैसों में भी, चंद लाख रुपये में भी जाया जा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग ज़मीनें बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं। अभी यूनान कश्ती हादसे में भी एक शख्स अपनी पूरी ज़मीन और जायदाद बेचकर यहाँ से कई लाख, 40 लाख तो फीकस है, कई लाख यानी करोड़ के करीब रकम लगाकर अपने बीवी बच्चों को यहाँ से लेकर गया। डंकी लगा के बाहर जाते हुए अपनी आंखों के सामने बेदर्दी से उसने अपने बीवी और बच्चों को मरते हुए देखा उस कश्ती हादसे में, और वो खुद चूँकि ऊपर वाली सतह पर था और उसको ज़िंदा बचा लिया गया। अब इस सारे रिग्रेट के साथ वो ज़िंदगी भर कैसे जिएगा। मैं उन तमाम नौजवान जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि खुदारा डंकी लगाकर जाना कोई आसान तरीका नहीं है। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं तो इसे अपने जहन से निकाल दीजिए। ये आज एक सान्या आपके सामने आया है, इससे ज़्यादा कई बड़े सान्यात होते हैं जो शायद इतना ज़्यादा हाइप नहीं पकड़ते, रिपोर्ट नहीं होते और आप लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान तरीका है। अब जिद्दत आ चुकी है, नेटवर्क्स में जिद्दत आ चुकी है, जो ऊपर से विजिलेंस करते ड्रोन्स हैं उनमें जिद्दत आ चुकी है, हेलीकॉप्टर्स आपको देख सकते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, अब इतना लीगल तरीके से किसी भी बॉर्डर को पार करना, नताइज आपके सामने हैं। इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर मेरी बात को समझे होंगे। अल्लाह के बाद।